हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, अपने थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा आपको, दैट इज रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में फिर रेमेडीज क्या क्या हमारे लिए अवेलेबल है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो उस ब्रीच में क्या क्या रेमेडीज हमें मिलेंगे। रेमेडीज मतलब एक तरह से राहत होता है। क्या होता है जी? राहत, जो डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में हमें प्रोवाइड किया जाएगा वाया कोर्ट या फिर वाया लॉ, जो भी सिचुएशन हमारा रहेगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करा दूं, जिसको आप कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक सिचुएशन होता क्या है, देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, और यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर वाई। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अब मान लीजिए इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, एक्स वाई जेड वट एवर। ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो ठीक है, इनको अपना अपना परफॉर्मेंस, जो प्रॉमिस इन्होंने किया था उसको परफॉर्म करेंगे। यानी कि ये मिस्टर एक्स भी कुछ प्रॉमिस किया होगा, एंड डेफिनेटली मिस्टर वाई ने भी कुछ प्रॉमिस किया होगा, तो दोनों ही इस पर्टिकुलर अपने अपने परफॉर्म प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। राइट, बिल्कुल ध्यान सुनिए प्लीज। अब मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी पर्सन अगर फेल टू परफॉर्म हो गया, फेल या यू कैन से रिफ्यूज टू परफॉर्म, परफॉर्म करने के लिए या तो ये फेल हो जाए, राइट, या तो डेफिनेटली इनका जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्यूजल हो जाए, यानी कि इनमें से दो पार्टी डिफॉल्ट कर दे फॉर एवर। तो लेटेस्ट अज्यूम में मान के चल लेते हैं जो वाई है हमारा, राइट, ही रिफ्यूज टू परफॉर्म। मिस्टर वाई ने परफॉर्मेंस के लिए रिफ्यूज कर दिया, यानी कि इन्होंने डेफिनेटली वट एवर द रीजन, मिस्टर वाई ने रिफ्यूज कर दिया कि यार मैं ना ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं करूंगा या कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो इसका ये मतलब हुआ सर, दिस इज द डिफॉल्टिंग पार्टी। ये पर्सन कौन हो गया हमारा? डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया? डिफॉल्ट। और जो मिस्टर एक्स है, इसको बोलते हैं इंजर्ड पार्टी। इंजर्ड या एग्रीव्ड पार्टी। राइटिंग थोड़ा समझ लेना, ये इंजर्ड लिखा है, ये एग्रीव्ड पार्टी लिखा हुआ है। यानी कि जिसके साथ डिफॉल्ट हुआ है, जिस पर्सन के साथ डिफॉल्ट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एग्रीड पार्टी या फिर इंजर्ड पार्टी। और जिसने डिफॉल्ट किया उसको हम बोलेंगे डिफॉल्टिंग पार्टी। तो कोर्ट ऑफ लॉ में या लॉ की बात करें बेसिकली, तो लॉ ना इस व्यक्ति को, इंजर्ड पार्टी को, कुछ राइट देता है। क्या प्रोवाइड करता है? कुछ राइट्स देता है। राइट्स बोले तो सर रेमेडी। डेफिनेटली ना यार, इसके साथ फ्रॉड हो गया, सॉरी फ्रॉड, डिफॉल्ट हो गया, इसको डेफिनेटली कोई लॉस भी हुआ होगा। बहुत सारी सिचुएशन अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कोर्ट हमें क्या क्या रिलीफ देता है रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो अब दूसरी पार्टी जो कि एग्रीड पार्टी है, जो कि इंजर्ड पार्टी, उसके पास क्या अधिकार हैं जो इसमें वो उसका बेसिक सिचुएशन देख सकती है। तो हम यही इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिस पार्टी के साथ नुकसान हुआ है, जो कि इंजर्ड पार्टी है, जो कि एग्रीड पार्टी है, उस पार्टी को लॉ ने क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड कर रखी हैं। तो वो बेसिकली हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आई होप सो कि आपको एक कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ आया हो। ठीक है, तो एक काम करना, इस कॉन्सेप्ट को ना प्लीज नोट जरूर कर लेना एग्जांपल फॉर्मेट को बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। रीजन बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ऑल्दो दिस इज ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन, आगे चल के बहुत सारी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, राइट, बट द पॉइंट बीइंग सर, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया ना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड डेफिनेटली आपको ये पता लग गया होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इन बेसिक टर्म्स। अभी हमने डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को काफी डिटेल में भी डिस्कस करना है, उसके बाद रेमेडीज को काफी डिटेल में डिस्कस करना है। बट आपको एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा इसके रिगार्डिंग रेमेडीज क्या है, तो डेफिनेटली वो रेमेडी किसको मिलेंगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए, अब आता है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अभी आपने क्या पढ़ा था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी थी ना। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट और अ प्रॉमिस, ठीक है, मेड बिटवीन टू
और मोर पार्टीज, यानी कि किसके बीच में होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के, दैट द कोर्ट विल एनफोर्स, डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट में। कहते हैं इन सम केसेस द एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस मेड कॉन्ट्रैक्ट नॉट केप्ट बाय द पार्टीज, राइट, और मोर पार्टीज, यानी कि किसी एक पार्टी ने, एक से ज्यादा पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली, जो भी प्रॉमिस किया था, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था, वो फुलफिल नहीं किया। देयरफॉर, इसलिए देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही पढ़ा था मैंने आपको। यानी कि जो भी आपने प्रॉमिस किया, जो भी आपने एग्रीमेंट्स करे हैं, राइट, डेफिनेटली वो जो टर्म्स एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे, दीज आर एग्रीमेंट्स। तो जो भी एग्रीमेंट्स और जो भी आपने दैट इज प्रॉमिस किए हुए हैं, उन प्रॉमिस को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते, कोई भी पार्टी, चाहे एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टी अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो दैट मीन्स दैट इज अ सिचुएशन कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन फेलियर टू कीप द प्रॉमिस और एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब आप फेल हो चुके हो अपने प्रॉमिस को, अपने एग्रीमेंट्स को फुलफिल करने में। ठीक है, कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल कॉज ऑफ एक्शन इन विच बाइंडिंग एग्रीमेंट इज नॉट ऑनर्ड बाय द वन और अदर पार्टी और मोर पार्टीज। ठीक है, तो यानी कि सर ये बाइंडिंग सिचुएशन है अभी, ब्रीच करना, राइट, ब्रीच अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी होंगी, जो भी एग्रीड पार्टी होगी वो। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, कौन सबसे ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। अब देखिए, जो ब्रीच होता है ना, वो दो तरीके का होता है। देखो, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ तो बहुत सिंपल है। दो बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, साइंड हो गया, ठीक है, बट डेट ऑफ परफॉर्मेंस नॉट डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, बट अभी डेट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन ही नहीं करी है। या फिर डेट ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्म वट एवर इज डिफाइंड, डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सॉरी दिस इज परफॉर्मेंस, प्लीज इसको सही से लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं, बिल्कुल ध्यान सुना सर, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और कॉन्ट्रैक्ट की अभी मैंने ड्यू डेट डिसाइड ही नहीं करी कि परफॉर्मेंस कब करना है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और उसकी ड्यू डेट भी डिसाइड हो चुकी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस में चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी पार्टी अभी ड्यू डेट डिसाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मना कर देती है जी, रिफ्यूज कर देती है कि भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, वट एवर द रीजन। या फिर ड्यू डेट आ चुकी है और परफॉर्मेंस, या फिर परफॉर्मेंस हो रही है, दोनों बात, या तो ड्यू डेट आ चुकी है या परफॉर्मेंस चल रही है कॉन्टिन्यूस में, सर कोई पार्टी यहाँ पर रिफ्यूज करता है। बिल्कुल ध्यान सुना, अभी थ्योरी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, बिल्कुल कंसंट्रेशन सुंदर है। ठीक है, अगर सर यहाँ पर रिफ्यूज होता है, तो इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। और अगर यहाँ पर रिफ्यूजल होता है, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। क्या बोलते हैं जी, एक्चुअल ब्रीच, यानी कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ड्यू डेट डिसाइड नहीं हुई है, अभी हमें पता ही नहीं परफॉर्मेंस कब करना है, तो उससे पहले मैंने क्या बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने से, तो इसका मतलब सर वहां पर जो स्टेट सिचुएशन क्रिएट होगी ब्रीच की, उसको बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल में, कि अरेस्ट होने से पहले आपको बेल मिल जाती है, वहां पर सुना होगा एंटीसिपेटरी वर्ड का मतलब। तो एंटीसिपेटरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले ही मैंने मना कर दिया परफॉर्म करने से, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ गए। दूसरा आता है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट आ चुकी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, ड्यूरेशन चल रही है, उसके परफॉर्मेंस चल रही है, तो उस टाइम पे आप रिफ्यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी अकर्स इन टू वेज, पहला एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड दूसरा एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, a party declare his intention not performing the contract before the performance is due। परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं हुआ भाई साहब, बट मैंने अपना परफॉर्मेंस ना करने की इंटेंशन आपको बता दी, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। और आता है एक एक्चुअल ब्रीच। अब एक्चुअल ब्रीच क्या होता है सर, कहते हैं अब पार्टी डिक्लेयर हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और अच्छा हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन ड्यू डेट, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट होगा बेटा ये, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना प्लीज।
ठीक है, परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट, यानी कि उसकी ड्यू डेट आ चुकी है परफॉर्मेंस की, आपने मना कर दिया है, ठीक है। या फिर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस, जैसे कि परफॉर्मेंस चल रही है उसके दौरान आपने क्या कर दिया, मना कर दिया तो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। समझ आ गया? आई थिंक आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ही क्लियर हो गया होगा कि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी, चलिए इसको ना नोट कर लीजिएगा प्लीज, एंटीसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट और ये वाला, ये ज्यादा बेटर तरीके से आपको क्लैरिटी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं हमारे पास, एंटीसिपेटरी ब्रीच और दैट इज एक्चुअल ब्रीच। ठीक है जी, अब आइए आगे। देखो एक पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ देखिए, एक लैटिन वर्ड है, द लैटिन वर्ड मैक्सिमम ओबिजियस ईबी रेडियम डिनोट्स, कहता है वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपके राइट्स होते हैं। देखो जब आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का, इसका एग्जांपल दिया था जी मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का, ठीक है। और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि दोनों पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तो यहाँ पर क्या कहता है सर, इस मिस्टर एक्स के कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स होंगे और कुछ इसके ऑब्लिगेशन होंगे, ठीक है। इस व्यक्ति के भी यहाँ पर कुछ राइट्स होंगे और कुछ इसके ऑब्लिगेशन होंगे, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। तो कहते हैं सर यहाँ पर इनका राइट्स है तो डेफिनेटली इनके ब्रीच होने के चांसेस भी तो हैं। अगर एक दूसरे ने राइट, सीधी सी बात है ना, मैंने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे या फिर एक्स ने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे तो वाई के राइट्स ब्रीच हो जाएंगे, और वाई ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे तो एक्स के राइट ब्रीच हो जाएंगे। तो राइट है तो डेफिनेटली यहाँ पर रेमेडी भी होगा, क्योंकि अगर आप आपके राइट्स ब्रीच हो जाते हैं तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ रेमेडी मिलेगी। तो इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। सो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीड पार्टी वुड हैव वन और मोर रेमेडी अगेंस्ट द गिल्टी पार्टीज, या फिर आप डिफॉल्टिंग पार्टीज भी लिख सकते हो, यहाँ पर गिल्टी पार्टीज भी लिख सकते हो। गिल्टी का मतलब होता है कि आपने इस पर्टिकुलर एक्ट में ब्रीच कर दिया, ठीक है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने फॉलो नहीं करी, दैट यू आर गिल्टी पार्टी, ठीक है, आपने कुछ गलत कर दिया उसमें, ठीक है ना। तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको किस तरीके के बेनिफिट्स दे रखे हैं, किस तरह के राइट्स दे रखे हैं, या यू कैन से किस तरह के रेमेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, किसको, एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी तो समझ आ गया होगा आपको कौन है यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमारे साथ मिस्टर एक्स था एग्रीड पार्टी, जिसके साथ कहीं ना कहीं वाई ने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, एग्रीड पार्टी। तो एग्रीड पार्टी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये 5 रेमेडीज हैं जो लॉ ने दिए हुए हैं, इसको काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। एक बार इनका नाम देख लीजिए, सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट। अच्छा आपको सूट का मतलब तो पता होगा, जनरली केस फाइल करना होता है, इन जनरल कॉमन पार्लेंस बोलूं तो सूट का मतलब होता है केस फाइल करना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जनरली समझा रहा हूँ, अगर आपको बेसिक लॉ की इन्फॉर्मेशन जाननी हो ना तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ की क्लास में जाके ना लॉ का भी जो इंट्रोडक्शन है वो देख सकते हैं, आपको बहुत बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। प्लीज इसको याद रखना, मैक्सिमम ओबिजियस एबम रेडियम डिनोट्स, राइट, ये डिनोट करता है किस चीज को, वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। तो इस पॉइंट को याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये अब एक एक करके बेटा हमें इसको डिस्कस करना है। सूट फॉर रेसेशन क्या है, सूट फॉर डैमेज क्या है, एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, सूट फॉर इंजेक्शन क्या है, एंड सूट फॉर क्वांटम मैरिट क्या है, इसको काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। आप नोट करते रहिएगा प्लीज वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेट करेंगे आपके लिखने का, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना नोट करे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है जी। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूट फॉर रिसेशन। वैसे देखो मैं आपको जनरली रिसेशन का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कैंसिल करना। हमने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, वाई और एक्स वाला। सर वाई गिल्टी पार्टी थी, ठीक है, हर एग्जाम्पल में हम इसी को लेके चलेंगे, सो दैट कि जहां पर मैं लिखवाना भूल भी जाऊं तो समझ जाना। तो ये हमारी गिल्टी पार्टी थी या डिफॉल्टिंग पार्टी यू कैन से, और ये जो हमारी है दैट इज एग्रीड पार्टी, ठीक है। ये हमारी क्या थी बेटा, एग्रीड पार्टी, जिसके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रीच हुआ था। तो इसके पास क्या राइट है, तो एग्रीड पार्टी सूट कर सकती है कोर्ट में कि यार मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवाना है, ठीक है। यानी कि केस फाइल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कि यार मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, नाउ कैंसिल दिस, और कैंसिल करके मैं अपने ऑब्लिगेशन भी क्या करूंगा, हटवा दूंगा। देखो इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या लॉ द टर्म रिसेशन रेफर्स टू अनडूइंग और अनमेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके साथ ब्रीच हो गया, तो डेफिनेटली आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं रखोगे, उसको बोलेंगे सूट फॉर रिसेशन, पहला रेमेडी। कहता था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
नो डाउट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। सामने वाले ने अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करे, ऑटोमेटिकली जब उसने अपने फुलफिल नहीं करे तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, सर मेरे ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेशन खत्म हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज हो गया फिर कहते हैं बट द एग्रीड पार्टी में समटाइम नीड अप्रोच टू कोर्ट, कभी कभी इनको कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है, टू ग्रांट द फॉर्मल रिसेशन। रिसेशन का मतलब बच्चे क्या है, कैंसिलेशन। देखो जनरली क्या होता है कि सामने वाला कुछ भी बहाना दे सकता है, तो कोर्ट में केस करने से और कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास कर दिया कैंसिलेशन का, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी रहती है, चलो ठीक है अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऑब्लिगेशन तो भाई साहब खत्म हो गए, और अगर कुछ भी लॉसेस हुआ है तो मैं उससे रिकवर कर लूंगा। कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज विल बी अनेबल हिम टू फ्री, देखो क्या कह रहा है, दिस विल अनेबल हिम कौन बेटा, एग्रीड पार्टी, टू बी फ्री फ्रॉम हिज ओन ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी उसके ऑब्लिगेशन थे कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो चुका था। कॉमन पार्लेंस में अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने में, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है हमारा, खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। बट फिर भी फॉर पार्टी अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और कैंसिलेशन ऑर्डर कोर्ट से ले सकती है। इससे क्या होगा कि वो अपने ऑब्लिगेशन से क्या हो गया, फ्री हो गया, अब उसको अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिक्स क्या है जरा ध्यान से देखिए, देखो क्या कह रहा है, द बेसिक रीजन फॉर रिसेशन कैन बी स्टेटेड फॉलोइंग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनोसेंट और फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट या फ्रॉडलेंट आपने क्या करा है, रिप्रेजेंटेशन करा है, म्यूचुअल मिस्टेक हुई है आपसे, ठीक है, लैक ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा वो हो गया था। कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कॉन्टेम्पलेटेड बाय द पार्टीज, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी वाला सिचुएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि इनोसेंट एंड फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, म्यूचुअल मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है ना, जो कैपेसिटी टू पार्टीज हम पढ़ रहे थे। लैक ऑफ कैपेसिटी टू पार्टीज तो आपको पता ही है, यानी कि कोई पर्सन वहां पर कैपेबल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कॉम्पिटेंट द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, तो कैसे परफॉर्म करेंगे, या अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम रेसिशन अप्लाई कर सकते हैं, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं बेटा, मैं यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्रीवियसली उन नोट्स को आराम से देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा जो यूट्यूब में आपकी अवेलेबल है, ठीक है जी। चलिए अब इसके ऊपर एक केस लॉ है, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है, इसके फैक्ट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कभी आपको ये क्वेश्चन आया, स्पेशली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि उनका रिटन एग्जाम है, तो वो केस लॉस के रेफरेंस लिख सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग वर्सेस लॉयड। तो ये केस लॉ आप लिख दीजिएगा, साइड कर दीजिएगा, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक और केस लॉ हुआ था इसके अंदर, कार एंड यूनिवर्सल क्रेडिट वर्सेस कार्डवेट, ठीक है, तो इस केस लॉ को आप रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हो। अगला पॉइंट क्या था हमारे पास, सेकंड, सूट फॉर डैमेज। सूट फॉर रिसेशन आपको समझ आ गया होगा, जनरली कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं हम, कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। नाउ डैमेज क्या है सर, अरे डैमेज क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे कुछ नुकसान हो गया जी, सामने वाले ने ब्रीच करने से मेरे को क्या हो गया, कुछ नुकसान हो गया। अब जब कुछ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए मैं कोर्ट में केस करूंगा कि यार मुझे इस नुकसान की भरपाई करी जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेज इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी। देखा ना, इंजर्ड पार्टी एग्रीड पार्टी दोनों एक ही होता है बेटा। दिस एंटाइटल द इंजर्ड पार्टी टू रिकवर द कॉम्पनसेशन फॉर लॉस सफर्ड by due to the breach of contract from the party who cause a breach। भाई बहुत सिंपल पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। सर वही हमारा एग्जांपल एक्स और वाई वाला, जहां पर हमारा जो एक्स था, ये जो वाई था, ये हमारा गिल्टी पार्टी था, गिल्टी पार्टी था या डिफॉल्टिंग पार्टी, वट एवर यू सेड। और ये जो हमारा एक्स था, दिस इज इंजर्ड पार्टी। कौन सी पार्टी थी, इंजर्ड पार्टी, ठीक है, जिसके साथ कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। अब मान लेते हैं सर इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच हो गया, यानी कि मिस्टर वाई ने क्या कर दिया जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके ब्रीच करने से ना हमारे एक्स को कुछ लॉस हो गया, मॉनेटरी लॉस या वट एवर लॉस। अब इस लॉस को हम मिस्टर वाई से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, यानी कि कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे। अब कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए हमें कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं सूट फॉर डैमेज, ठीक है। जो भी हमें लॉसेस हुए हैं उसके लिए हम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस फाइल वगैरह कर सकते हैं, और अपने डैमेज जो भी हमें लॉसेस हुए हैं बेटा उसको रिकवर कर सकते हैं। तो वेरी एज सिंपल एज दैट। फिर देखो क्या कह रहा है, द डैमेज may be awarded to be injured party may be in following kinds। देखिए
डैमेज का जो बेसिक डैमेज हुआ है, अब सुनिए ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, यही पढ़ा आपने। अब इसमें क्या लिखा देखो, द डैमेज मे बी अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब कोर्ट जो आपको ऑर्डर पास करेगा टू इंजर्ड पार्टी मे बी इन फॉलोइंग काइंड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर कहते हैं व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हो जाता है, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच ऑफ एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु इज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ लॉसेस हुए हैं तो सफर, जो भी लॉसेस उसने सफर करा है, राइट, वो डिफॉल्टिंग पार्टी से क्या करेगा, क्लेम करेगा। कहते हैं कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय विच द नेचुरली अरोज, जो नेचुरली अराइज हुआ, ठीक है, is a usual course of things from breach or which the party know, जानती है, when they made a contract to be likely to be result for the breach of it, such compensation is not given for any remote and indirect losses or damage sustained by the reason of breach of contract। सुनिएगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब आपको पता था कि अगर कल को ब्रीच होता है तो एक नॉर्मल कॉज ऑफ कोर्स में, कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये तो नुकसान होगा ही अगर ब्रीच हुआ तो। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी आपको जो नॉर्मलाइज है, ब्रीच होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेज। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी डैमेज, जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में डैमेज हुआ है, ठीक है। बट अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, कोई इनडायरेक्ट सिचुएशन आई है, तो उसके लिए बेटा जनरली हम कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी डैमेज मतलब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में ये डैमेज तो होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। मान लो एक सप्लायर था और एक बायर था जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब बायर और सप्लायर को कुछ गुड्स ट्रांसफर करने थे, ध्यान सुना प्लीज, गुड ट्रांसफर करने थे। अब उसने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन करवा ली, गुड्स पैक कर दिया, सब कुछ लोड कर दिया गुड्स ट्रक्स वगैरह में, राइट। और सडनली बायर ने मना कर दिया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ऑर्डिनरी डैमेज क्या होगा, यार वो जो ट्रक वाला था, जो लॉरी वाला था, उसको हमने कुछ पैसे पे कर दिए होंगे, यस, एडवांस दे दिया होगा। अब डेफिनेटली ना, जब बायर ही गुड्स नहीं चाह रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो क्या हम ये जो पे करा था लॉरी वाले को या ट्रक वाले को, जो पैसा हमने पे करा था, उसको वापस मांगेंगे या नहीं? सर, वो जस्ट ऑर्डिनरी डैमेज हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। तो इसमें भी एक केस लॉ है, हार्टले वर्सेस बैक बैक्सेंडेल, ठीक है। इस केस लॉ को भी आप लिखने के लिए रेफरेंस है। फिर आता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज, पहला हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी डैमेज, दूसरा हम पढ़ रहे हैं स्पेशल डैमेज। देखिए क्या है, where a party to a contract receive a notice of special circumstances affecting the contract, यानी कि जब हमारे पार्टी को एक नोटिस आता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो अफेक्ट करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, he will liable not only the damage arising naturally and directly from the breach of but also the special damage, ठीक है ना। यानी कि किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ब्रीच होते हैं, तो वहां पर जो इफेक्ट हुआ है वो नेचुरल कॉजेज से नहीं हुआ भैया, ठीक है। तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको डैमेजेस हुए हैं वो स्पेशल डैमेज ट्रेस करे जाएंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, उस दौरान जो भी आपको लॉसेस होंगे, जो भी आपको सफरिंग होगी, वो सारा का सारा स्पेशल डैमेज कहलाएगा, ठीक है जी। तो पहला था ऑर्डिनरी डैमेज, दूसरा आता है स्पेशल डैमेज। ये दिस इज द केस लॉ, अगेन याद कर लीजिएगा साइटिंग के लिए। अब आता है विंडिक्टिव या एक्जेम्पलरी डैमेज। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुना। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉस हो रहा था, ऑर्डिनरी डैमेज। सर किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई लॉसेस हुआ था, स्पेशल डैमेजेस। अब आता है विंडिक्टिव और एक्जेम्पलरी डैमेजेस। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडिक्टिव। देखो, कभी कभी क्या होता है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और सामने वाले ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रीच कर दिया। तो बेटा एक बात बताना, हमें देखो मॉनेटरी लॉस तो हुआ, एक मनी वाला लॉस तो हुआ ही हुआ, या जो भी हमें नॉर्मल लॉस होने थे। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मेंटली लॉस भी होता है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल हरासमेंट। फिजिकली मेंटली हमें लॉसेस हो जाता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था 100-200 करोड़ का, राइट, कैंसिल कर दिया, तो क्या सामने वाले को हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसको मेंटल लॉस भी हो सकता है, उसको फिजिकल लॉस भी हो सकता है। हाँ जी सर, तो यहाँ पर क्या रेमेडी होगी सर, देखिए, एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, नॉट ओनली रिजल्ट ऑफ मॉनेटरी लॉस, देखो सिर्फ मॉनेटरी लॉस ही नहीं हो रहा है टू द इंजर्ड पार्टी, बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू हिम डिसअपॉइंटमेंट एंड मेंटल एंग्नोई, ठीक है। उसको क्या लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस भी हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट एंड मेंटल लॉस भी हो रहा है। इन सच केस मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अलोंग कैन नॉट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेमेडी टू सफरिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्टी, यानी कि फिर उस केस में ना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट सफिशिएंट नहीं होता है। दस
there is a need of vindictive damage. These may be taken as the exception to the general principle that damage are awarded only to the financial loss caused by the breach of contract. सर इस सिचुएशन में क्या होगा? सर वही मेंटल लॉस हो गया, मतलब सामने वाले पर्सन को हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी सिचुएशन हो गया, वो मेंटली इफेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या उसके लिए मॉनेटरी लॉस बहुत सफिशिएंट है क्या? नो सर, मॉनेटरी लॉस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप हो सकता है कि जो आपको परफॉर्मेंस करनी है उसको कंप्लीट करोगे, यानी कि कोर्ट में भी ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, उस सामने वाले पर्सन को मेंटली इफेक्ट हुआ है, तो माइट भी हो सकता है कि कोर्ट आपको कोई दूसरा ऑर्डर भी पास करके दे दे, या तो बोल दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, यानी कि जो आप काम अधूरा छोड़ दिया उसको पूरा करो, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर हो सकती है विंडिक्टिव एंड एक्सिलरी डैमेज, ठीक है। तो तीन हमने पढ़ लिए, जनरल डैमेज और जिसको हम ऑर्डिनरी डैमेज भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक या स्पेशल डैमेजेस, और तीसरा विंडिक्टिव या एक्सिलरी डैमेज, जहां पर कहीं ना कहीं पर्सन को मॉनेटरी लॉस के साथ साथ क्या होता है जी, मेंटल या डिसअपॉइंटिंग भी हो जाती है, फिजिकल हेल्थ जो भी इशू होता है। ये रहा, दिस इज द केस लॉ, अगेन रेफरेंस के लिए खाली। अब आता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज क्या होता है सर? देखिए देख लेते हैं। नॉमिनल डैमेज आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव दैट there has been breach of contract but he has not fact suffered of any real damage, ठीक है। it is awarded just to establish the right of decree for the breach of contract amount of rupee or even less। सर ऐसे लॉसेस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा हो गया, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट एक्चुअल में मुझे कोई लॉस ही नहीं हुआ, जनरली रियल लॉसेस मुझे कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कोई मेंटल लॉस हुआ ना ही मेरा कोई मॉनेटरी लॉस हुआ। तो वहां पर जो भी डैमेजेस के रिगार्डिंग हम केस फाइल करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल का मतलब ही क्या होता है? बहुत मिनिमम, छोटा सा लॉस हुआ है, इवन बहुत लेस, राइट। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेज, सिंपल सा पॉइंट है बेटा, दिस इज आल्सो केस लॉ। डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपरली, हाँ जी, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है किसी को परेशान करना या किसी को प्रॉपरली काम ना देना। देखो, इफ पार्टी हैज सफर्ड फिजिकल इनकन्वीनियंस, discomfort of mental as a result of breach of contract, party can recover the damage of inconvenience, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट पकड़े के चले गए यहाँ से विदेश, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, सामने वाले ने मना कर दिया, तो क्या यहाँ पर आपको फिजिकल इनकन्वीनियंस हुई है, डिस्कम्फर्ट हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है? यस, दिस इज द बेसिक सिचुएशन जिसको बोलते हैं डैमेज फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। ये भी अगेन केस लॉ है। एक आता है प्रीफिक्स डैमेज। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स डैमेज? कहते हैं समटाइम पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेटेड at the time of its formation of breach of formation that on the breach of contract any of them a certain amount will be payable as a damage। देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, सुनने में सर, अगेन एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है सर, इन दोनों ने एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब जी? एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, यानी कि जब इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा था, तो इन्होंने कुछ बेसिक लिखा कि इफ दोनों में से कोई भी ब्रीच करता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्रीच ऑफ टर्म करता है, तो एक अमाउंट जो भी इन्होंने फिक्स किया होगा, एक अमाउंट ये पहले से फिक्स कर देते हैं कि भाई साहब ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था उसी टाइम पे मैं एक स्टिमुलेटिव मतलब फिक्स कर देता हूँ एक अमाउंट को, कि अगर फ्यूचर में किसी भी पार्टी ने ब्रीच किया तो ये अमाउंट तो उसको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं प्री फिक्स डैमेज। देखो, सम टाइम पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब वो बना रहे थे, दैट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा एनी ऑफ देम, कोई भी करेगा, अ सर्टेन अमाउंट विल बी पेबल एज अ डैमेज, ठीक है, इट अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी, ठीक है। इसके दो सिचुएशन हो गए, लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी, समझ गया ना? आई आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम फॉर्मेशन के टाइम पर ही ब्रीच वाले सिचुएशन में जो भी डैमेज के ऊपर अमाउंट पे करना होगा वो डिसाइड कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है और पेनल्टी क्या है, तो दोनों का। लिक्विडेटेड डैमेज और स्पेसिफिक डैमेज, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक डैमेज दैट वर प्रीवियसली आइडेंटिफाई, जो पहले ही आइडेंटिफाई करे गए पार्टीज के द्वारा, जो हो सकता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ,
इन द इवेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड द लिक्विडेटेड डैमेज शुड बी रीजनेबल एस्टिमेटेड। ये क्या होता है बेटा, जो शुरू से आप फॉर्मेशन के टाइम पे एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, एज अ एक्चुअल डैमेज दैट माइट रिजल्ट ऑफ द ब्रीच, ठीक है, बट इन स्पेसिफाइड सम ऑफ द डैमेज इट इज कॉल्ड पेनल्टी। यानी कि सुन रहा से आपने डिसाइड किया था 1 लाख का डैमेज अमाउंट पे करोगे, एक्चुअल डैमेज हो गया 2 लाख का, आपके ये अमाउंट आप लोगे क्या? नहीं, डेफिनेटली दिस इज द एक्चुअल डैमेज, तो इसको बोलेंगे पेनल्टी। क्या बोलेंगे जी इसको? पेनल्टी। एक बार दोबारा रीड करें इसको। आर ए स्पेसिफिक डैमेज दैट वाज द प्रीवियसली आइडेंटिफाइड बाय द पार्टीज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ, जो पहले से आइडेंटिफाई किया है। इन दैट इवेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो लिक्विडेटेड डैमेज शुड बी रीजनेबल एस्टिमेटेड ऑफ द एक्चुअल डैमेज दैट माइट बी रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच, ठीक है, बट इफ स्पेसिफाइड सम ऑफ, जो भी स्पेसिफाइड सम था वो क्या हो गया? डिसअप्रोप्रिएट हो गया, तो इस केस में डैमेज इट इज कॉल्ड पेनल्टी। जो अगर डिसअप्रोप्रिएट हो जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम बेसिकली पेनल्टी के नाम से जानेंगे। तो लिक्विडेटेड जो पहले से एस्टिमेट कर रखा है, बट अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो वहां पर जो भी आपको लगेगा एक्स्ट्रा वो पेनल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए केस लॉ है। अब आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो क्या होता है, यहाँ पर भी बेटा वही सिचुएशन है जो आपने एग्जामिनरी में पढ़ा था ना, ये आपका तीसरा सिचुएशन हो गया बेसिकली। एक्सटर्नली डैमेज जो आपने पढ़ा था ना, विंडिक्टिव, उसी की तरह है, बिल्कुल सेम ही। कभी कभी हमारे लिए मनी मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर क्या करता है? परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी आपके एग्जाम है, जो सीए और सीएस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम है नवंबर में, और मेरे साथ मान लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हो कि सर आपको पढ़ाना है नवंबर। अब फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान सुना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर दिया और मैं कह रहा हूँ आपसे अक्टूबर में बेटा आपने पैसा वापस ले लो, क्या आपके लिए मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो सफिशिएंट है क्या? यार नवंबर में आपके एग्जाम है, आपका मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, दिसंबर में आपको क्या करूँ, पैसे वापस ले लो। मनी इज मैटर हियर? नो सर। फिर यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मैटर कर जाएगी, नहीं सर हमें तो कोर्स ही कंप्लीट चाहिए। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यही सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। देखो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इक्विटेबल रेमेडी विच प्रोवाइड बाय द कोर्ट टू एनफोर्स द ड्यूटी ऑफ डूइंग द व्हाट द प्लेंटिफ एग्रीड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू डू, ठीक है, जो भी आपने एग्रीड किया था उसको आपको करने के लिए बोलेगा कोर्ट। कहते हैं अगेंस्ट आर डिफेंडेंट, ठीक है, कहते हैं दिस रेमेडी इज ग्रांटेड बाय वे ऑफ एक्सेप्शन, thus the remedy is construct with the remedy by way of damage of breach of contract, ठीक है, which give a rise a pecuniary compensation to failure of the carry out the terms of the contract. Both the remedies damage and specific performance are available, यानी कि यहाँ पर specific performance भी available होगा और damage भी available होगा। available, ठीक है, upon the breach of obligation by the one party to contract, this is equitable to the remedy of granted by the discretion of the court। यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनल पावर रहेगी। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिक्री ग्रांटेड बाय द कोर्ट कंपेल, जो कि कंपलसरी करना पड़ेगा, पार्टीज को मजबूर कर देगा टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यानी कोर्ट की एक ऑर्डर आएगा जिससे सामने वाले पार्टी जिसने डिफॉल्ट किया था उसको कंपेल कर देगा, यानी कि कंपलसरी आपको क्या करना है, अब ये परफॉर्मेंस जो अपने ऑब्लिगेशन थे उसको फुलफिल करना है। दिस इज कॉल्ड यूजुअली अवेलेबल द डैमेज आर नॉट एडुकेट रिलीफ, यानी कि जो नॉर्मल डैमेज है वो आपके लिए एडुकेट रिलीफ नहीं है। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिक इन द नेचर, लाइक दिस इज द बेसिक सिचुएशन। देखिए सिचुएशन क्या है, जहां पर यूजुअल डैमेज हमारे लिए स्पेसिफिक रिलीफ, सॉरी स्पेशल रिलीफ नहीं बनता, एडुकेट रिलीफ नहीं बनता, तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपने जो भी ऑब्लिगेशन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करे हैं उनको आप क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बहुत ही सिंपल है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द केस लॉ, पढ़ लीजिएगा बेटा इनको। देखो क्या कह रहा है, द कोर्ट हैज वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कोर्ट अपनी मर्जी से ऑर्डर देगा टू अवॉर्ड ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइजिंग द डिस्क्रिशन फॉलोइंग द फैक्टर टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगा, ठीक है, और डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने हिसाब से ऑर्डर देगा, तो कुछ फैक्टर को ना कंसीडर करेगा बिफोर गिविंग द ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है या नहीं करना। सबसे पहला डिले इन आस्किंग फॉर अदर, डिले इन आस्किंग फॉर द अदर, सॉरी फॉर द ऑर्डर, डिले इन आस्किंग फॉर द ऑर्डर, ठीक है, वेदर पूछेगा भैया डिले क्यों हुआ, वेदर द पर्सन सीकिंग परफॉर्मेंस इज रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट, जो पार्टी बोल रहा है कि सर ये सामने वाला अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, क्या वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने को रेडी है या नहीं, कोर्ट ये देखेगा। द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो भी बेनिफिट और कॉस्ट है उनको बीच में क्या करेगा, डिफरेंट देखेगा कि क्या ज्यादा है, बेनिफिट्स या फिर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है या बेनिफिट जो मिल रहे हैं डैमेज के थ्रू वो इंपॉर्टेंट है।
whether the person against whom order is sought to be suffered hardship and performing. फिर कहता है whether any third party right would be affected, किसी थर्ड पार्टी के बाद affected हो रहे हैं। whether the contract lack adequate consideration, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या adequate consideration की कमी है, ठीक है, इक्विटेबल जस्ट परफॉर्मेंस, तो जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हमें नीड पड़ जाती है। तो ये कुछ 5 to 6 कंडीशन है जहां पर कोर्ट देखेगा, मेजर करेगा और फिर उसके बाद ऑर्डर पास कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ठीक है, रीड कर लीजिएगा इनको। लास्ट में आता है हमारे पास सूट फॉर इंजक्शन, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ पर कोर्ट ना ऑर्डर देता है किसी काम को करने से रोकने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप रिफ्यूज कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, तो आपको ब्रीच करने के लिए, ब्रीच करने से रोकने के लिए एक ऑर्डर आता है इंजेक्शन ऑर्डर, क्या आप ब्रीच नहीं कर सकते। देखिए क्या कह रहा है, इंजेक्शन इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रेस्ट्रेनिंग, पर्सन को रोकता है, रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, कोई भी काम रोकने के लिए ऑर्डर पास किया जाता है इंजेक्शन ऑर्डर। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक लैंड थी, ठीक है, सुनना ध्यान से, जनरल पार्लेंस में बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, मेरी एक लैंड थी जिसपे कोई दूसरा पर्सन कुछ काम करने लग गया, चाहे घर बनाने लग गया, चाहे कुछ भी काम करने लग गया उस लैंड पे। अब मैंने कोर्ट में जाके ऑर्डर ले लिया इंजेक्शन ऑर्डर, मतलब कोर्ट बोलेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट प्रूफ हो जाएगा कि वो मेरी लैंड है और उसमें कोई पर्सन जबरदस्ती काम कर रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, उस पर्सन को बोलेगा कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट इस लैंड पे नहीं कर सकते। समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑर्डर। फिर कहते हैं इट इज मेड टू सिक्योरिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या सिक्योर कर रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टू पुट इन डिफरेंटली, where the parties breach of negative terms of the contract, where he is doing something which is promised not to do, जिसने प्रॉमिस किया था मैं नहीं करूंगा फिर भी वो कर रहा है, the court may by issuing the injunction order restrain him from doing, उस काम को करने से रोक सकता है what he promised not to do। thus injunction is a preventive relief, ये क्या है बेटा, प्रिवेंटिव रिलीफ है, यानी कि किसी पर्सन को किसी नेगेटिव टर्म्स को करने से रोकता है इन अ पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर डैमेज वुड बी नॉट एडुकेट रिलीफ, यानी कि एक तरह से एंटिसिपेटरी ब्रीच में ऐसा होगा, यानी कि सामने वाले पर्सन ने कहा था मैं परफॉर्म करूंगा, अब वो मना कर रहा है, प्रॉमिस किया था करने का, अब वो मना कर रहा है, तो उस स्थिति में कोर्ट इंजेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है और उस पर्सन से बोलेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूट फॉर क्वांटम मेरिट। कहते हैं रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी टू फाइल अ सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट। वही वाली पॉइंट है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल टू इंजर्ड पार्टी अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी is to be file a suit for quantum merit. Now, what is the concept of quantum merit, sir? The phrase quantum merit, it literally means as much as earned, या फिर proportion to be work done. A right to use upon the quantum merit usually arise where after part performance of the contract by one party there is a breach of contract. आधा performance हो चुका है, आधा रह रहा है और फिर ब्रीच हो गया, और द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर वॉइड या फिर बिकम वॉइडेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया हमारा भाई साहब, वॉइड हो गया या वॉइडेबल बन गया बाद में, ठीक है, सॉरी डिस्कवर्ड वॉइड हो गया बाद में पता लगा। दिस रेमेडीज मे बी अवेल्ड आइदर विदाउट क्लेमिंग डैमेज, क्लेमिंग रीजनेबल कॉम्पनसेशन ओनली फॉर द वर्क, ठीक है, इन एडिशन टू द क्लेमिंग डैमेज फॉर ब्रीच, ठीक है। कह रहा है क्लेमिंग रीजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर द पार्ट परफॉर्मेंस। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्या सिचुएशन है सर, हमने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आधा परफॉर्म हुआ था, हमें पता लग गया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड डिक्लेयर हो गया, ऐसा काम तो हो चुका था, काम तो हो चुका था, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया या कुछ भी सिचुएशन हो गया, आधा परफॉर्मेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो इस केस में जिस पर्सन ने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया था, देखो पूरा डैमेज तो यहाँ पर क्लेम नहीं होगा, बट हाँ जितना उसने परफॉर्म करा था उतने का उसको क्लेम मिल सकता है। इसको बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट्स, यानी कि जितना आपने काम किया है उतने का कॉम्पनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं मिलेगा बट उतने का आपको क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, जहां पर आप यूजुअली आधा काम कर चुके हैं, आधा करना बाकी है, बट कुछ ऐसी स्थिति होगी जी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उस केस में जितना आपने परफॉर्म करा है उतने का आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ठीक है। तो ये बेसिक सिचुएशन है, देखो क्या है, वेयर वर्क हैज बीन डन
इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन डिस्चार्ज बाय द डिफॉल्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी। एक सिचुएशन हो सकती है कि डिफॉल्टिंग पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया था, सामने वाले ने परफॉर्म कर दिया है, बट सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया। एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है काम, ठीक है, वर्क डन, बट सामने वाले पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, डिस्चार्ज हो गया। उस केस में क्वांटम मेरिट का क्लेम हो सकता है। वेयर वर्क हैज बीन डन इन पर्संस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज डिस्कवर्ड वॉइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था हमारा, वॉइड हो गया था। ठीक है, तीसरा केस है वेयर समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेजुइटसली। याद है ना आपको, पढ़ाया था ना आपको, जानबूझ के नहीं करा बट हो गया आपसे काम कुछ पर्टिकुलरली। ऑल्दो देयर इज एक्सिस्ट ऑफ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा बेटा आपने। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। तो देखो तीन सिचुएशन है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान सुनना। तो फर्स्ट क्या था, काम कर दिया बट डिफॉल्टिंग पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, क्वांटम मेरिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर वर्क हैज बीन डन इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने काम कर दिया था बट कॉन्ट्रैक्ट ही क्या डिस्कवर हो गया, वॉइड या वॉइड बन गया बाद में, तो उस केस में भी क्वांटम मेरिट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कहते हैं व्हेन समथिंग इज डन, या कुछ आपने किया, ये एक तरह से बेटा क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपने याद नहीं हो तो क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना अच्छे से, ये आपको समझ में आएगा ग्रेजुइटीज। ठीक है, यानी कि आपने कोई काम ग्रेजुइटीजली किसी पर्सन के लिए किया, जबकि कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट वहां पर नहीं है, तो वहां पर भी आप क्वांटम मेरिट, यानी कि जितना आपका क्लेम है उसको क्लेम कर सकते हैं। फिर a party who is guilty to breach of contract may also sue on the quantum merit, provide both following condition. The contract must be divisible. The other party must have enjoyed the benefit of the part which has been performed, although he had option to decline it. ठीक है, यानी कि सर जो गिल्टी पार्टी है, देखो अ पार्टी हु इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो सू, वो भी सू फाइल कर सकती है ऑन अ क्वांटम मेरिट में, प्रोवाइड बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ फुलफिल, जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिविजिबल, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरा अदर पार्टी जो कि एंजॉय कर चुका है अपने बेनिफिट को, जो भी उसने पार्ट परफॉर्म किया था, और वो उसको डिक्लाइन कर रहा है, तो इस केस में उसके पास भी रेमेडी है कि वो भी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। कंक्लूजन, ब्रीच मींस वॉयलेशन ऑफ लॉ। अब जो पूरा ब्रीच का आपने कौन सा पढ़ा था ना अभी तक, ये पूरा उसका ना कंक्लूजन दिया हुआ है, तो बेटा इसको मुझे पढ़ाने की नीड नहीं है, तो इसको आप ना रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके लिए क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आ गया होगा, रेमेडी भी उसके रिगार्डिंग हमने 5 रेमेडी पढ़ी, सूट फॉर डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ा हमने, ठीक है, हमने पढ़ा दैट इज क्वांटम मेरिट्स के लिए पढ़ा, और दैट इज इंजेक्शन ऑर्डर पढ़ा, राइट। तो दीज आर सम बेसिक सिचुएशन वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। आई होप सो कि आपको समझ में आया। ठीक है, इफ यू गेट द पॉइंट, आपको अगर टॉपिक समझ में आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और एक नई वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।